गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ही हम करेंगे और ये आपके सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इस चैप्टर को हम लोगों ने लिया है और इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करेंगे और उसके बाद में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि महात्मा गांधी चैप्टर 13 पर मैं लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो बना चुकी हूँ और आपका जो चैप्टर 15 है संविधान का निर्माण, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो बन चुका है। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कम समय में अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो टू द पॉइंट से हम इस चीज़ों पे बात करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप कम से कम 70% मार्क्स स्कोर करें, इस हिसाब से ये वीडियो बनाए गए हैं। तो चलते हैं हम लोग, पहला पॉइंट हम लेते हैं। ये स्मरणीय बिंदु है, इनको ध्यान से पढ़ना है और इन्हीं से आपके 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है? ब्रिटिश शासन। हम इसे कभी ब्रिटिश शासन बोलते हैं, कभी अंग्रेजी सरकार का शासन बोलते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बोलते हैं और कभी औपनिवेशिक शासन। तो इसमें भारत क्या होता है? भारत एक उपनिवेश होता है। ठीक है, भारत एक उपनिवेश है, उस पर शासन किया तो औपनिवेशिक शासन। सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था, यानी बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। तो इसमें आपका प्रश्न बनता है कि सबसे पहले ये स्थापना कहाँ की गई? औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आंसर आएगा बंगाल में हुआ था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने, वो तब गवर्नर जनरल थे। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट है सूर्यास्त विधि। आपसे पूछा जाता है सूर्यास्त विधि क्या होती है? सूर्यास्त विधि, सूर्य अस्त होने वाली विधि। यदि जमींदारों द्वारा निश्चित तारीख की सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। राजस्व कलेक्शन के अंदर जमींदारों की जिम्मेवारी होती थी कि वो राजस्व इकट्ठा करें और ब्रिटिश सरकार को वो राजस्व दें। तो इसके अंदर एक सूर्यास्त विधि ऐसी विधि थी कि एक फिक्स्ड डेट के अंदर, निश्चित तारीख को, सूर्य अस्त होने से पहले पहले उन्हें भुगतान करना होता था। यदि सूर्य अस्त हो गया तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है सूर्यास्त विधि। उसके बाद जोतदार भी एक टर्म आती है इसमें कि जोतदार क्या होता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि जोतदार किसे कहते हैं? जोतदार धनी किसानों का वर्ग था। वो किसान जो अमीर थे उनको जोतदार कहा जाता है, जिनका किसानों के साथ आत्मीयता का संबंध था। बाकी किसान एक गांव के अंदर जोतदार रहा करते थे, तो जो धनी लोग थे उनको जोतदार कहते थे और दूसरे जो गरीब किसान थे उनके साथ इनके रिलेशन अच्छे थे, ये इनको समय समय पर मदद करते थे। उसके बाद पांचवा देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जमींदार राजस्व राशि को क्यों नहीं जमा करा पाते थे? समय पर राजस्व राशि जमा ना कराने के क्या कारण थे? तो इसमें 2-3 कारण हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ये लॉन्ग आंसर्स में भी क्वेश्चन आता है, 8 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। राजस्व की जो राशि थी वो बहुत ऊंची थी, उसकी दरें बहुत ऊंची रखी गई थी। दूसरी बात, यह मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। तो जब ये लागू किया तो 1790 में, आप देख रहे हो इस्तेमरारी जो 1793 में लागू कर दी गई है। तो 1790 में जो कृषि की उपज की रेट्स थे वो बहुत कम थे और राजस्व इन्होंने ऊंचा कर दिया था, तो कृषि ज़्यादा कीमत पे जाती ही नहीं थी। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम है, इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करने और उसके प्रबंध तक ही सीमित थी। जमींदारों को और कोई शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए और उसको कलेक्ट करना है, उनको पहुंचाना है, सिर्फ इतना ही उनके पास पावर थी। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से जमींदार समय पर राजस्व राशि इकट्ठा करके नहीं दे पाते थे, असमर्थ थे, इन 3 कारणों की वजह से। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 5वीं रिपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी? 5वीं रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन कैसा चल रहा है भारत के अंदर, उनके क्या क्रियाकलाप रहते हैं, किस तरीके से वो बंगाल में अपना शासन व्यवस्था चला रहे, ये सारी रिपोर्ट जो तैयार की गई थी 1813 में, ये भी पूछा जाता है कब तैयार की गई थी, 1813 में। इस रिपोर्ट को 5वीं रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। फिर एक छोटा सा एक 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अमला किसे कहते हैं। अमला जमींदार का वो अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता है। वो गांव में जाके जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए अधिकारी आता था, और ये अधिकारी किसका होता था, जमींदार का। जमींदार का अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता है उसको अमला कहते हैं। ठीक है। 8वें पॉइंट पे आ जाइए। 8वां पॉइंट है 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता दिया जाना था। पहाड़िया लोगों में जो मुखिया थे उनको वार्षिक भत्ता दिया जाना था। बदले में पहाड़िया लोगों को अपना चाल चलन सही करना था। तो ये बोला गया कि पहाड़िया लोग जो हैं उनको हम भत्ता देंगे और बदले में उनको ठीक प्रकार से रहना है, कोई अपोजिशन नहीं करना। तो अब ये भी पूछा जाएगा कि पहाड़िया कौन थे, संथाल कौन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर इस्तिमरारी व्यवस्था, सूर्यास्त विधि और पहाड़िया और संथाल से संबंधित प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। तो एक 9वें नंबर पर आता है कि संथाल के विषय में 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने वाले वे जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करते थे। अंग्रेज़ों ने उनका उपयोग जंगल की सफाई के लिए किया। संथालों का उपयोग उन्होंने जंगल की सफाई के लिए किया, और जंगल में कौन रहते थे, पहाड़िया लोग रहते थे। तो हम कह सकते कि संथाल लोगों को उन्होंने पहाड़िया लोगों के खिलाफ खड़ा किया। 1780 में अंग्रेज़ों ने इनको, जमींदार के यहाँ ये काम करते थे और इनको पहाड़िया के लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया। अच्छा, एक प्रश्न आता है दामिने को क्या होता है। दामिने को से आप क्या समझते हो। अंग्रेज़ों ने 1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े क्षेत्र को सीमांकित करके इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया था। इस क्षेत्र को दामिने को कहा जाता है। भूमि का वो हिस्सा जो संथालों को दे दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, इसको दामिने को कहा जाता है। तो दामिने को क्या हुआ, भूमि का टुकड़ा जो संथालों के नाम था। उसके बाद उन्होंने बुकानन को रखा था। हमारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर होता है वो बुकानन के नाम से ही शुरू होता है। ये बुकानन कौन थे। बुकानन एक चिकित्सक थे। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। बुकानन कौन थे, एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे जो ब्रिटेन से भारत आए थे। लॉर्ड वेलेज़ली का शल्य चिकित्सक थे वो। इनकी शल्य चिकित्सा वो करते थे, यानी सर्जरी करते थे। वो एक सर्जन थे और वो लॉर्ड वेलेज़ली के सर्जन थे। बंगाल सरकार ने उनको अनुरोध किया, तब उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। तो बुकानन एक चिकित्सक थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर उन्होंने सर्वेक्षण का काम, यानी कि सर्वे का काम अपने हाथ में ले लिया। सूपा क्या है, पूना जिले का एक बड़ा गांव है। पूना जिले में एक गांव है जिसको सूपा कहा जाता है। एक विपणन केंद्र था, यानी मंडी था, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। आपसे पूछा जाएगा सूपा क्या था। जैसे दामिने को क्या है, एक भूमि का टुकड़ा जो संथालों के नाम है। सूपा क्या है, सूपा एक मंडी है जो कि पूना के जिले में एक गाँव है। पूना जिले में एक मंडी को सूपा कहा जाता है, और ये वहाँ पे खरीद बेच की जाती थी। तो जहाँ पे खरीद बेच का काम होगा वहाँ पे व्यापारी और साहूकार ही रहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जब आप इस्तिमरारी व्यवस्था पढ़ते हो तो एक नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और बंगाल में थी इस्तिमरारी व्यवस्था। तो बम्बई दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। यह प्रणाली बंगाल में लागू इस्तिमरारी बंदोबस्त के विपरीत थी। इन दोनों में थोड़ा फर्क था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में लागू की गई थी और इस्तिमरारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, बंगाल में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर्स में किस तरीके थी। अच्छा, ये जो प्रश्न अभी हम करने वाले हैं 14 नंबर पॉइंट, ये आपके अभी वाले एग्जाम्स में आया था। इसमें क्या था, आपको ये पूछा गया कि अमेरिका के गृह युद्ध का भारत के रैयतों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न था। अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। 1793 में हमारे यहाँ इस्तिमरारी व्यवस्था लागू हो गई थी। अब जब ये युद्ध छिड़ा तो क्या हुआ, ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में
तहलका मच गया क्योंकि अमेरिका से कपास आयात मुश्किल हो गया, जिसकी कमी की पूर्ति भारत से अधिक मात्रा में कपास का आयात करके किया गया। ब्रिटेन पहले क्या करता था, अमेरिका से कपास लेता था, लेकिन अब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया है तो अमेरिका से कपास मिलना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, भारत उनका उपनिवेश था, भारत पे तो वो रूल करते थे, तो उन्होंने भारत को फोर्स किया, यानी भारत के किसानों को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि आप कपास उगाएं। कपास का आयात करने के लिए भारत के रैयतों पर यह प्रभाव पड़ा। इसके लिए भारतीय किसानों को कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू किया गया था। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों के हैं। अब आप देखो, ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें अभी कवर कर ही लिए थे। जैसे कि आपका पहला है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया था? बंगाल में किया था। कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और इसमें क्या था? इसमें राजस्व की एक निश्चित रकम तय की गई थी, जो यहाँ पर लिखी है। राजस्व की एक निश्चित राशि तय कर दी गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद स्थाई बंदोबस्त पूछा है। स्थाई बंदोबस्त बच्चों इस्तमरारी का ही दूसरा नाम है। जब भी स्थाई बंदोबस्त आए, आप समझ जाइए इस्तमरारी के बारे में बात हो रही है। स्थाई बंदोबस्त किसने और कब लागू किया? तो किसने में आ जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया? 1793 में किया। इसमें राजस्व का स्थाई बंदोबस्त था, निश्चित राशि तय कर दी गई थी। उसके बाद आपके पास आता है तालुकदार शब्द किसे कहते हैं। तालुकदार के मीनिंग से चलिए। तालुकदार मतलब वह व्यक्ति जिसका किसी से ताल्लुक हो। ठीक है, जिसका किसी से ताल्लुक हो उसको तालुकदार कहा जाता है। बाद में क्षेत्रीय इकाई का अर्थ बन गया। किसी क्षेत्रीय में वो लोग रहने लगे जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन है, उसको कहने लगे ये इस क्षेत्र का ताल्लुक है, तालुकदार है। बाद में इन तालुकदारों को इस्तमरारी व्यवस्था लागू होने के बाद जमींदार बना दिया गया। तालुकदार ही जमींदार बन गए बंगाल के अंदर। और तालुकदार उसे कहते हैं वह व्यक्ति जिसका अनेक लोगों से ताल्लुक हो, संबंध हो। बाद में क्षेत्रीय इकाई बन गई और इन्हीं को ही जमींदार भी कहा गया। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे? जमींदार को किस वजह से जमींदार राजस्व राशि का भुगतान नहीं कर पाते थे? नंबर एक कारण तो ये था कि जब ये लागू की गई तब एक तो राजस्व की दरें बहुत ऊंची थी। फर्स्ट थिंग आप ये लिख लो, राजस्व दर ऊंची थी। तो जमींदारों को क्या करना होता था? रैयतों से, यानी कि किसानों से। रैयत का अर्थ बेटे किसान होता है। अब ये देखो, बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाते रैयत क्या होता है। रैयत का मतलब किसान। जमींदारों को रैयतों से यानी किसानों से राजस्व इकट्ठा करना होता था। अब राजस्व हो गया ऊंचा तो वो किसान दे ही नहीं पाते थे, तो जमींदार कैसे कलेक्ट करेगा? इसलिए उनको परेशानी होती थी। दूसरा पॉइंट इनका ये था, एक तो राजस्व ऊंचा हो गया, हाई रेट्स हो गए, और दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे 1790 में फसल की जो कीमतें थी वो बहुत कम थी। फसल की उपज की कीमत बहुत कम थी। तो उपज की कीमत जब कम है, जब कोई चीज़ कम में बेची जा रही है तो ज़्यादा राजस्व कैसे इकट्ठा हो जाएगा? किसानों के पास आमदनी कम हो रही है क्योंकि जो फसल की उपज है वो कम रेट में जा रही है। समझ रहे हैं ना आप? अब अगर आप कोई चीज़ 5 रुपये किलो में बेच रहे हो और राजस्व तो निर्धारित इस हिसाब से कर दिया कि 15 रुपये में वो चीज़ बेचनी पड़ेगी, और मार्केट में वो 5 रुपये का ही रेट है, 15 रुपये आप कैसे कर सकते हो? तो किसान जो थे, रैयत जो थे, वो फसल की उपज को कम में ही बेच पा रहे थे क्योंकि 1790 में कम उपज थी, और ब्रिटिश सरकार ने जो राजस्व निर्धारण करा था वो आगे आने वाले समय के हिसाब से कर दिया था, और फसल तो कम में जा रही थी, तो इस वजह से वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। और हम पॉइंट देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये भी है कि राजस्व असमान था। राजस्व असमान यानी किसी का राजस्व ज़्यादा, किसी का राजस्व कम। इससे भी रैयतों में परेशानी होती थी। किसान लोग इससे नहीं समझ पाते थे किसी का कम है और किसी का ज़्यादा क्यों है, तभी इस वजह से भी ज़मींदार नहीं इकट्ठा कर पाते थे। और हम एक बोल सकते हैं, एक कारण ये भी था कि सूर्यास्त विधि ने भी लोगों को बहुत दुखी कर दिया था। ये सूर्यास्त विधि जो हो गई थी, 4th पॉइंट हम सूर्यास्त विधि ले सकते हैं। वैसे तो ये 2 मार्कर के क्वेश्चन में आप ये 2 पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। 8 मार्कर क्वेश्चन आए या आपका 5 नंबर या 4 नंबर का कोई प्रश्न आए तो उसमें आप ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में लिख सकते हो। सूर्यास्त विधि के अंदर क्या होता था कि जमींदारों को सूर्य अस्त होने से पहले एक निश्चित समय पर, निश्चित तारीख को उनको राजस्व अदा करना होता था।
और ऐसा भी होता था कई बार नेक्स्ट डे कोई पेमेंट कर सकता है, अगले दिन कोई किसान समर्थ है, मान लो 16 तारीख आपकी सेट की गई कि आज के दिन में आपको राजस्व देना है, आज के दिन वो राजस्व नहीं दे पा रहा रैयत, लेकिन वो ये कहता कि मैं 17 तारीख को ज़रूर दे दूंगा, लेकिन इस विधि की वजह से वो फिक्स्ड हो जाता था कि आपने 16 तक सूर्य अस्त होने से पहले नहीं दिया तो आपकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो इससे भी ज़मींदारों को बड़ी परेशानी होती थी कि इतना ही सूर्यास्त के साथ क्यों इसको फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे वो अपनी तरफ से रैयतों के साथ समय का बंटवारा नहीं कर पाते थे, उनको थोड़ा सा कंसेशन देना चाहे, उनको कुछ हेल्प करना चाहे तो वो नहीं कर पाते थे। अब एक प्रश्न आता है, जोतदार कौन थे? एक तो आपने पढ़ा जमींदार, इन दोनों में ध्यान रखिए। एक था जमींदार जिनको राजस्व कलेक्शन का काम दिया था, ये जो तालुकदार थे इन्हीं को बाद में जमींदार बना दिया बंगाल सरकार ने इस्तमरारी व्यवस्था लागू होने पर। और वहीं पर एक वर्ड जोतदार आया। ये सब वर्ड अलग हैं, आपको तीनों वर्ड्स के नंबर मतलब पता होने चाहिए। जोतदार कौन थे? जोतदार अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था, धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। धनी किसान वो थे जो कि उस गांव में ही रहते थे, उनको जोतदार कहते थे। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? जब आपने जोतदार पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तभी आपने पांचवी रिपोर्ट पढ़ी थी। पांचवी रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जो 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों और उनके प्रशासन के विषय में तैयार की गई थी। और ये बहुत ही वाद विवाद का विषय बनी ब्रिटिश संसद में। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में ये वाद विवाद का विषय बनी, क्योंकि ब्रिटिश में बहुत सारे लोग ऐसे थे ब्रिटेन में जो ये क्वेश्चन करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से सारा फ़ायदा क्यों उठा रही है, हमें भी वहाँ पे व्यापार करने की अनुमति हो, वो किस तरीके से काम कर रही है। तो उनकी पूरी नज़र थी कि इंडिया का मार्केट हमारे लिए भी खोला जाए। तो ब्रिटिश संसद में 1813 में जब ये रिपोर्ट दी गई तो उस पर बहुत वाद विवाद किया गया। अब एक प्रश्न है, पहाड़िया लोग कौन थे? पहाड़िया लोग वो थे जो राजमहल की पहाड़ियों पे रहते थे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों पे रहते थे और वहीं पर संथाल भी रहा करते थे। बंगाल के इर्द गिर्द जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये पहाड़िया लोग रहते थे। ये अपना निर्वाह कैसे करते थे, किस तरीके से रहते थे? अगर ये पहाड़ों पे रहते हैं तो उनका निर्वाह करने का तरीका ये था, नंबर 1 वो झूम खेती करते थे, जहाँ पे जगह बदली जाती है बार बार। झूम कृषि, या हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट कि वो झूम खेती करते थे। जंगलों से महुआ के फूल, ठीक है, रेशम के कोया, यानी रेशम का जो कीड़ा होता है उसके कोए जो होते हैं, कोया, और काठ कोयला बनाने की लकड़ी बनाने के लिए आपको कोयला बनाने के लिए वो चाहिए होता है ना लकड़ी, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। ये इनके 3 काम हो गए। एक तो झूम खेती करते थे, दूसरी बात महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, तीसरी बात रेशम के कोया को इकट्ठा करते थे, और इनके कोया और राल भी आ सकता है, और काठ कोयला की लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। 4th पॉइंट, इन 4 तरीक़ों से वो अपना जीवन का निर्वाह करते थे। व्यापारी लोग भी इनके पास आते थे जब ये सब चीज़ें इकट्ठी करते थे, रेशम इकट्ठा किया, कोयला बनाया, महुआ के फूल किए, तो व्यापारी लोग भी आते थे उनसे। वो जब व्यापारी उनके रास्तों से निकलते थे, उनके जंगलों से, तो वो उनको पत्थर भी देते थे, या जैसे जिसको हम आजकल टोल टैक्स कहते हैं ना, टोल टैक्स, कि किसी जगह से निकलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, उसको हिंदी में कहेंगे पत्थर। वो पत्थर भी देते थे कुछ व्यापारी उनको। पहाड़िया लोगों को पहाड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। क्लियर हो गया ना? तो ये आपका 2 मार्कर 4 मार्कर में भी इतना आंसर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपका संथाल आ जाता है कि संथाल लोग कौन थे? संथाल लोग भी राजमहल की पहाड़ियों के आसपास ही रहते थे, और ये क्या करते थे? खेती किया करते थे, ठीक है, और ये हल का इस्तेमाल करते थे। आगे जाकर ज़मींदारों ने इनको अपने काम के लिए रख लिया, ये ज़मींदारों के लिए काम करने लगे, और ज़मींदारों ने इनका इस्तेमाल पहाड़िया लोगों के खिलाफ किया। इन दोनों के बीच में हल और कुदाल की लड़ाई करा दी। कुदाल जो है वो पहाड़िया का प्रतीक है। पहाड़िया लोग क्या करते थे? झूम खेती करते थे, तो ये कुदाल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और जो संथाल लोग थे ये अपनी एक जगह बैठ के खेती करा करते थे, तो इनके पूरे प्रॉपर हल हुआ करते थे। तो आपका एक प्रश्न ये आता है कि हल और कुदाल की लड़ाई से आप क्या समझते हो? हल है संथाल का प्रतीक, कुदाल है पहाड़िया का प्रतीक, और अंग्रेज़ों ने जमींदारों को रखा कि तुम राजस्व इकट्ठा करो, और जमींदारों ने संथालों को रखा
कि तुम हमारे लिए काम करो। और इनको बोला गया कि वो जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी वो उसको वहाँ पे जंगलों को साफ़ करने लगे, जो पहाड़ी नहीं चाहते थे कि जंगलों को साफ़ किया जाए। तो उन्होंने इस काम के लिए कि पहाड़ियों के खिलाफ कौन लड़ेगा, संथाल लोग लड़ेंगे, तो संथालों को ही पहाड़ियों के खिलाफ लड़ा दिया और उनको बोला हम तुम्हें भूमि का कुछ टुकड़ा देंगे, जिसका हमने अभी नाम पढ़ा था दामिने को, कि ये भूमि का टुकड़ा तुम्हारा हो जाएगा। तो ये संथाल लोग जमींदारों के लिए काम करने लग गए पहाड़ियों के खिलाफ। तो इसको हल और कुदाल की लड़ाई कहते हैं। आगे जब लंबे क्वेश्चंस करेंगे ना, दीर्घ क्वेश्चंस, वहाँ पर इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अच्छा, सूर्यास्त विधि अभी आपने पढ़ा कि एक निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले आपको राजस्व अदा करना पड़ेगा। यदि आप राजस्व अदा नहीं कर पाओगे तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इसको सूर्यास्त विधि कहा जाता है। ये इस्तेमारी व्यवस्था की एक हिस्सा थी। अच्छा, किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव क्यों था? इसके लिए वही सारे कारण दे दोगे कि राजस्व की दरें ऊंची थी, राजस्व दर ऊंची थी, ठीक है। कृषि की उपज कम थी, जो अभी जमींदारों के लिए बताया, वो सेम पॉइंट्स आ जाएंगे। कृषि उपज कम, ठीक है। उसके बाद में सूर्यास्त विधि भी आ जाएगा, ठीक है, सूर्यास्त विधि। और उसके बाद में राजस्व असमान, ठीक है, राजस्व असमान था, इससे उनको प्रॉब्लम होती थी, वो सारे पॉइंट्स। उसके अलावा आप ये बोल देंगे कि बंगाल में उस वक्त बहुत भूखमरी भी फैली थी, अकाल भी हुआ था और बीमारियां भी हुई थी, जिसकी वजह से उन सब की हालत बहुत ही कमज़ोर थी और राजस्व अदा नहीं कर पा रहे थे, फसल ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही थी। किसानों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके ये आ जाएंगे कि फसल की उपज अच्छी नहीं हुई थी, अकाल पड़ा था उस वक्त में और बीमारियाँ भी हुई थी। अच्छा, एक प्रश्न आता है, दक्कन दंगा आयोग से क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये आप ऐसे समझेंगे कि दक्कन जो है, आप ये देखो कि दक्कन में, बम्बई में एक राजस्व व्यवस्था लागू करी गई थी जिसको रैयतवाड़ी कहा जाता है। वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई थी। बंगाल में कौन सी हुई थी? इस्तेमारी व्यवस्था। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि रैयतों के साथ मिलकर तय की थी। वहाँ पे तो राजस्व अपने आप ही ऊंची दरों पे कर दिया था, यहाँ पे राजस्व रैयत के साथ मिलके उनसे बात करके तय किया गया था। लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि अकाल हुआ, फसलें बर्बाद हो गई, बहुत सारे, बम्बई की बात बता रही हूँ मैं, बम्बई दक्कन में बहुत सारे पशु मारे गए अकाल की वजह से और बहुत सारे लोग मरे। इस वजह से वो लोग भी राजस्व देने में असमर्थ रहे। कहाँ पे? बम्बई के रैयत। तो क्या हुआ, उन्होंने भी उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह दक्कन में फैला था, जब रैयतों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व नहीं दे पा रहे थे, और जब ये विद्रोह फैला तो बम्बई की सरकार उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं थी। वो मानना ही नहीं चाह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है। भारत सरकार के दबाव के कारण बम्बई की सरकार ने दंगों की छानबीन करने के लिए जो आयोग बनाया, बम्बई के जो दंगे हुए उसकी छानबीन के लिए जो आयोग बनाया, उस आयोग को दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। और इसकी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सारे जो काम होते थे वो ब्रिटिश संसद में ही दिखाए जाते थे, क्योंकि वो उनके हाथ में चला गया था। ब्रिटेन की महारानी जो थी उनके लिए ब्रिटिश संसद में दिखाया। और 1813 में अभी हमने पढ़ा कि वो भी 5वीं रिपोर्ट वहाँ पेश की गई थी। ठीक है, और ये 1878 में ब्रिटिश बम्बई दंगा आयोग जो है, इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी बम्बई दंगों को लेके, इसका जो छानबीन की गई। अच्छा, अब राजस्व भुगतान के 2 तरीके, इसमें मेरे को ये समझ आ रहा है, पहला व्यवस्था आप बोल दोगे स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त, ये भी एक तरीका था। और दूसरा तरीका आपका रैयतवाड़ी था, ये भी एक व्यवस्था थी जो बम्बई में उन्होंने लागू करी। ये बंगाल में लागू करी, ये बम्बई में लागू करी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अमला किसे कहा जाता है? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपने किया था कि जमींदार का वो अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए गांव में आता था, उसको हम अमला कहते थे। जमींदार का अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता था उसको हम अमला कहते थे। ठीक है, अब एक प्रश्न है, बुकानन किसे कहा जाता है? बुकानन एक चिकित्सक थे जो लॉर्ड वेल्जली के सर्जन थे, और इनकी विशेषता क्या होगी? चिकित्सा भी इनकी विशेषता होगी कि वो एक चिकित्सक थे। उसके बाद उन्होंने सर्वेक्षण का काम पकड़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर। जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे लिए सर्वेक्षण कीजिए, तो उन्होंने सर्वेक्षण का काम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे कि कंपनी राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित करने में किन लाभों की उपेक्षा कर रही थी।
जमींदार से क्या वो चाहती थी, बहुत सारी चीज़ों का आप आंसर कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, और हम लॉन्ग क्वेश्चंस का भी एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को लेंगे। तो आपको मैं अब एक बार से कंपाइल अप फिर से कर देती हूँ कि आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि इस्तेमरारी व्यवस्था क्या होती है, ये आप इसका आंसर कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप रैयतवाड़ी का भी आंसर कर सकते हो। आपको मैंने ये बताया कि जोतदार क्या होते हैं, जोतदार किसे कहते हैं, जमींदार किसे कहते हैं, तालुकदार किसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब पता चल गया आपको। बुकानन कौन थे ये पता चल गया आपको। और आपको ये पता चला अमला किसे कहते हैं, दामिने कोह किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। दामिने कोह किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया है। ठीक है, और 5वीं रिपोर्ट किसे कहते हैं वो क्या है, बम्बई दंगा आयोग किसे कहते हैं, दक्कन आयोग जो था वो क्या है। ये सारे प्रश्न आपके हो गए हैं। आप वीडियो को देखकर इसे 2-3 बार सुन लेंगे तो सुनने से भी बहुत कुछ याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अच्छा करिएगा। एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें लॉन्ग आंसर्स इस चैप्टर के लूँगी। वीडियो के बाद में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आया नहीं पसंद आया, और कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है तो प्लीज़ उसमें लिखिएगा। वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट ज़रूर करो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।